सिखा, हीर तैयार हुई या नहीं, अच्छे से तैयार करना, कोई कमी ना रह जाए। शिखा की सास शिखा को आवाज़ लगाते हुए बोली। शिखा हीर के बाल बनाते हुए उत्तर दिया, जी माँ जी, बस हो गई। माँ मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? हीर आईने में खुद को निहारती हुई बोली। शिखा हीर को ध्यान से देखती हुई आंखों में पलकों के बांध से रोके हुए आंसू लेके बोली, ये बेटियां ना जाने क्यों इतनी जल्दी सयानी हो जाती हैं और फिर शादी करके पराई हो जाती हैं। अपने आंखों से काजल लेके हीर के कान के पीछे लगाती हुई बोली, नजर ना लग जाए मेरी राजकुमारी को। माँ तुम रो रही हो? हीर उदासी से अपनी माँ की ओर देखते हुए उनका हाथ पकड़कर बोली, नहीं मेरी गुड़िया, ये तो बस यूं ही खुशी के आंसू हैं। मुझे बहुत काम है, देखूँ तो सही नाश्ते का गोपी ने सब तैयार किया है या नहीं। शिखा आंसू को छिपाते हुए बोली। शिखा सब तैयार है ना? सुधीर ने थोड़ी कड़क सी आवाज़ में पूछा। शिखा हाँ जी, जरा हमारी बेटी को देख लीजिए, वह कितनी सुंदर लग रही है। हीर कुछ प्यार भरे शब्दों की उम्मीद से अपने पिता की ओर देखने लगी। सुधीर बोले, ये फालतू की बातें मुझसे ना कहो, लड़के वाले आते ही होंगे, ये सब तुम सब आपस में देख लो। हीर की उम्मीद और दिल दोनों टूट गया। उदास ना हो हीर, शिखा हीर को गले लगाते हुए बोली। कमरे के बाहर से शिखा की सास आवाज़ लगा के बोली, अरे मेहमान आ गए, कहाँ हैं सब लोग? सुधीर, शिखा और शिखा की सासू माँ सब मेहमान का स्वागत करने के लिए बाहर आए। लड़का और उनके पिताजी और उनकी माँ आए थे, साथ ही मदन लाल जिन्होंने रिश्ता बताया था। बिचौलिया सभी लोगों को यह सम्मान बैठाया। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी, पर लड़के के पिता गंभीर मुद्रा में थे। मेहमान नवाजी शुरू हुई। शिखा हीर के विषय में बोलने लगी, हमारी बेटी बहुत सीधी सरल है। उसने अभी एलएलबी की है, पढ़ाई पूरी की और आगे भी पढ़ना चाहती है और वकील बनना चाहती है। और वो इसी बीच अनिल दीक्षित लड़के विनय के पिता बोल पड़े, मदन लाल जी ने आपको बता दिया था ना हमारी मांग के बारे में, आप बता दीजिए आपसे हो पाएगा या नहीं। और हाँ, हमें लड़की को कोई नौकरी नहीं करानी, उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। वो विवाह विनय की माँ की तरह ही घर पर ही रहे। सुधीर ने बोला, देखिए दीक्षित जी, आपकी मांग में सब तो ठीक है, पर आपने 10 लाख की कार और 3 लाख की बुलेट बाइक के साथ जो 6 लाख का कैश बोला है, वो थोड़ी ज़्यादा है। अगर अब उसे 5 लाख कर दें तो? इतने में ही अनिल दीक्षित तेज आवाज़ में बोले, हमारा बेटा जल निगम में उच्च अधिकारी है, उसके रिश्ते की कमी नहीं है। शिखा का मन ये सब देख बहुत दुखी और चिंतित हो रही थी। वो सोच रही थी, इन लोगों ने एक भी बार मेरी बेटी के विषय में नहीं पूछा। वो कैसी है, क्या चाहती है, इन्हें बस दहेज से ही मतलब। सुधीर बोला, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। शिखा को सुधीर के बात पर बहुत आश्चर्य लग रहा था। वो सोच रही थी, सुधीर ये भी नहीं सोच रहे हमारी बेटी इनके साथ कैसे खुश रह सकती है। ये तो बस जैसे अपने बेटे का मोल बता रहे हों। सुधीर अपनी बेटी के लिए वर खोज रहे हैं या खरीद रहे हैं। माहौल सुधीर की बात से थोड़ा शांत हुआ। फिर अनिल दीक्षित की पत्नी ने शिखा से हीर से मिलने की इच्छा जताई, पर शिखा बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहीं बैठी रही। ये देख सुधीर ने शिखा को हिलाते हुए बोला, क्या हुआ, जाओ हीर को ले आओ। शिखा कोई ख्याल में खोई हुई थी। सुधीर के हिलाने से वो थोड़ा चौंक गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, जी जी बस अभी लाती हूँ। वो हीर के कमरे की ओर गई। हीर उदास और चिंता में बैठी थी। अपनी माँ को गले लगा के बोली, माँ इन लोगों की बातों से लग रहा है इन्हें हमसे नहीं बस दहेज से प्यार है। हमारे सारे सपने सब खत्म हो जाएंगे माँ। शिखा अपने आंसुओं को साफ करते हुए एक साहस भरी आवाज़ में बोली, नहीं, मैं अपनी बेटी को इन लालची लोगों के यहाँ नहीं जाने दूंगी।
सुधीर ने आवाज़ दी, शिखा कितनी देर लगेगी और हीर को लाने में? थोड़ी देर में शिखा बाहर आती है। सुधीर शिखा को अकेले देख गुस्से में बोला, तुम्हें क्या समझ में नहीं आता? बोला है ना, जाओ हीर को ले आओ। शिखा बिना कुछ बोले अनिल दीक्षित के सामने जाके हाथ जोड़कर बोली, आप लोग यहाँ आए उसके लिए दिल से धन्यवाद, पर मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए बिकाऊ लड़का नहीं चाहिए। बिकाऊ शब्द जैसे ही अनिल दीक्षित के कान में पड़े, वो इस प्रकार तिलमिला गए मानो उस पर किसी के मारने का इल्ज़ाम लगा दिया हो। सुधीर भी गुस्से से भर गया। उसने शिखा का हाथ पकड़ के झटकते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में बोलने की? अपनी हद में रहो। किस हक से तुमने ये सब बोला? शिखा का मानो सब्र के सभी बांध टूट गए। वो तेज आवाज़ में साहस के साथ बोली, माँ हूँ मैं हीर की, और मुझे अपनी बेटी को इन लालची लोगों के यहाँ शादी नहीं करेंगे हम। ये सुनकर अनिल दीक्षित गुस्से और तेज आवाज़ में बोले, हमें आप लालची बोल रही हैं, इतनी बेइज्जती कर रही हैं। हमारी मांगे तो फिर भी बहुत कम है। आपको क्या लगता है बिना दहेज के आपको सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। मदन लाल जी, पूछिए हमारे यहाँ कितने रिश्ते की लाइन लगी हुई है। हम अब नहीं रुकेंगे, यहाँ चलो यहाँ से। उनका पूरा परिवार वहाँ से जाने लगा। सुधीर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। अनिल दीक्षित एक तीखी सी मुस्कान लिए बोले, लगता है सुधीर जी आपके घर में चलती नहीं है, बस भाभी जी की चलती है। हम भी देखते हैं बिना दहेज के आप अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में कैसे करते हैं। उनके जाने के बाद सुधीर और शिखा की सास दोनों शिखा पर अपना गुस्सा लिए बरस पड़े। सुधीर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मामले में बोलने की? तुम्हें कुछ समझ भी है? इससे पहले तो तुम्हारे मुंह से कभी तेज आवाज़ भी नहीं निकली, आज ये हिम्मत कहाँ से आ गई? शिखा मुंह नीचे किए सब कुछ सुने जा रही थी। सास बोली, अरे तुझे हमने कम दहेज में ले आए तो क्या हर कोई हमारे जैसे होगा? ये सुन शिखा से चुप ना रहा गया। वो बोली, आप लोग आज जिस घर में हैं वो मेरे पिताजी ने ही दिया, और आपके बेटे का जो बिजनेस चल रहा है उसे शुरू करने के लिए भी मेरे पिताजी ने रुपये दिए। सुधीर ने ये सब सुन के गुस्से में बिल्कुल तिलमिला गया। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम अपनी हद भूल गई, इतना बोल मारने के लिए हाथ उठाता है। शिखा ने साहस के साथ उनका हाथ पकड़ा और बोला कि नहीं, बहुत सह लिया, अब आप मेरी बेटी की है। मैं अपनी बेटी के लिए वो सब नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। इतना बोल शिखा हीर के कमरे में चली गई, जहाँ हीर सारी बातें सुन के आंखों में आंसू ले दुखी मन से बैठी थी। माँ को देख गले लग गई। रोते हुए बोली, माँ आज तक आप पिताजी के आगे कुछ नहीं बोली, बस जो उन्होंने कहा उसको ही आपने अपनी मर्जी बना ली। आज ये साहस मेरे लिए माँ कैसे आया? शिखा रोते हुए बोली, बेटी ये साहस मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी से पहले दिखाया होता तो आज मेरी दशा मेरे पति के आगे ऐसी ना रहती। मैं हार गई हूँ मीरा, तुम जीत गई। तुम सही थी, खुशियाँ किस्मत से मिलती है, खरीद कर तो बस सामान आता है। हीर बोली, मैं कुछ समझी नहीं माँ, ये मेरा कौन है? आप किसी की बात कर रही हैं? शिखा अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, एक मेरी सहेली जिसमें हर समय जितना चाहती थी, मेरी जिद थी, मेरी किस्मत में उसे ज़्यादा सुख और खुशियाँ हैं। कितना कुछ किया मैंने, किस हद तक गई, और वो बिना कुछ करे ही जीत गई। हीर बोली, माँ कैसी जीत, ये कौन सी प्रतियोगिता थी? शिखा ने बताना शुरू किया, हम बचपन से ही साथ पढ़ते थे। वो हमारे ड्राइवर रघु काका की बेटी थी। हम दोनों बहनों जैसे ही रहते थे, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। पिताजी ने मेरे जिद से उसको भी मेरे विद्यालय में ही दाखिला दिलवा दिया। हम साथ ही विद्यालय जाते। वो पढ़ने में हमसे हमेशा आगे ही रहती थी। वो हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी और मैं बस पास ही मुश्किल से होती थी। मुझे इस बात से बुरा नहीं लगता था उसके नंबर मेरे से ज़्यादा आए, बल्कि इस बात से गुस्सा आता था। उसके कारण पिताजी हमें कम नंबर के लिए डांटते थे। कहने को सब था हमारे पास और उसके पास
बस उसके पिताजी और उसकी हमारे यहाँ की नौकरी, लेकिन फिर भी तारीफ करने के लिए उसका नाम ज़्यादा रहता था। सबके मुंह पर ये बात हमेशा खटकती रहती थी। हम लखनऊ में रहते थे, तब मनोज काका बताते थे कि जब मैं 4 साल की थी तब माँ कैंसर से लड़ते हुए चली गई, जिसके कारण पिताजी ने मुझे पालने के लिए एक महिला ममता को काम पर रख लिया, जिसको मेरा ध्यान रखने के लिए ही वेतन दिया जाता था। मेरा बहुत ख्याल रखा जाता, फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। पिताजी को बहुत चिंता रहती, बहुत से डॉक्टर को दिखाया, सब बोलते सब कुछ ठीक है, फिर बार बार बीमार पड़ने का कारण समझ नहीं आता। ऐसे ही 3 महीने बीतने को थे। कई लोगों ने पिताजी को दूसरी शादी करने का सुझाव दिया, पर पिताजी माँ से इतना प्यार करते थे कि कभी भी उनकी जगह किसी को नहीं दी। एक दिन पिताजी रोज की तरह अपने ऑफिस के लिए निकले। रास्ते में उन्हें याद आया कि उनकी मीटिंग की फाइल घर पर ही रह गई। उन्होंने ड्राइवर मनोज काका से बोला, कार वापस घर की ओर ले चलें। पिताजी घर पहुंचकर नौकरों को आवाज़ लगाई। घर के बाहर से माली ने आकर बताया, एक सब्जी लेने गया है और दूसरे की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो आया नहीं। पिताजी ने बोला ठीक है, और वो फाइल लेने के बाद मुझे देखने की इच्छा से कमरे में आ गए, जहां उन्होंने देखा एक तरफ नीचे बैठी हूँ और ममता फ़ोन पर लगी थी। मेरे कपड़े गीले हुए थे और मैं सिसक सिसक के रो रही थी। तब पिताजी ने बहुत तेज़ गुस्सा आया। उन्होंने बहुत तेज़ आवाज़ में बोला, ममता। ममता हड़बड़ा गई। उसके हाथ से उसका फ़ोन भी गिर गया। मनोज काका ने मुझे गोद में उठाया। पिताजी बोले, नाम से ममता हो और ममता तुम्हारे दिल में लेस मात्र भी नहीं है। मेरी बेटी के कपड़े खराब हो गए, वो गीले पेशाब के कपड़े में सिसक रही है, तुम अपने फ़ोन में लगी। वो हकलाते हुए बोली, साहब वो ज़रूरी फ़ोन था, अभी बदल देती हूँ बेबी जी के कपड़े। पिताजी फिर तेज़ आवाज़ में बोले, दूर रहो, अब हाथ भी मत लगाना। मेरी बेटी इसलिए बीमार रहती है क्योंकि तुमने उसका ख्याल नहीं रखा। चली जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों के सामने से। पिताजी ने चौक में उनका वेतन भरकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। पिताजी इन सबको देख टूट से गए। वो माँ की फ़ोटो के आगे रोते हुए बोले, सुमन तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैं कैसा पिता हूँ, अपनी बेटी का ध्यान भी नहीं रख सकता। इतना बोल मुंह नीचे करके उदासी से बैठ गया। तब मनोज काका ने पिताजी से बोला, साहब उदास मत हो, आप कोई और मिल जाएगा बेबी जी का ख्याल रखने के लिए। पिताजी बोले, नहीं मनोज, अब मैं किसी अजनबी के हाथों में अपनी बेटी को नहीं दे सकता। मुझे किसी पर विश्वास नहीं। तब पिताजी और मनोज काका दोनों सोच में पड़ गए। तब पिताजी अचानक चेहरे पर उम्मीद की चमक सी उभर आई। वो बोले, मनोज तुम ही इस समस्या का हल कर सकते हो। मनोज काका के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वो बोले, मैं कैसे साहब? पिताजी बोले, तुम मेरे सबसे पुराने नौकर हो। अगर तुम्हारी पत्नी मेरी बेटी की परवरिश करे तो मुझे कोई चिंता और डर नहीं होगा। मनोज काका बोले, पर साहब मेरी तो खुद 3 साल की बेटी है। पिताजी बोले, मनोज और कोई नहीं है जिस पर मैं विश्वास करूं। यहाँ और भी नौकर रहते हैं, उनमें कितने कमरे खाली हैं। तुम अपने परिवार के साथ यहीं आ जाओ। मैं तुम्हारी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह ही रखूँगा। ये सुन मनोज काका सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, ठीक है साहब। मुझे उस समय माली काका को देकर पिताजी मनोज काका के साथ ऑफिस चले गए। शाम को मनोज काका ने अपने घर पर अपनी पत्नी की सारी बात बताई। तब उसकी पत्नी आशा मौसी ने सोचकर बोली, अगर हम किसी बिना माँ की बच्ची की मदद कर सके तो इसमें बहुत अच्छा होगा। मेरी ही बेटी की तरह वो भी तो कितनी छोटी है। सारी तैयारी करके वो लोग अगले ही दिन मेरी हवेली पर आ गए। आशा मौसी में पिताजी को भी एक आशा की किरण सी दिखाई दी। उन्होंने सारी बातें समझाते हुए बोले, आशा बहन, मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं मेरा। आप अपनी बेटी की तरह ही इसका भी ध्यान रखना।
किसी सामान की कमी नहीं होगी, आशा मौसी बोली। साहब, हम बस अपनी बेटी की तरह ही शिखा को भी समझते हैं, उसकी तरह उसका ध्यान रखेंगे और कोई लालच नहीं हमें। आशा मौसी ने अपनी बेटी मीरा के साथ साथ मेरा ध्यान इतने अच्छे से रखती थी कि मैं बस 4-5 दिन में ही ठीक रहने लगी। मेरे रोने की आवाज़ की जगह हवेली में मेरी किलकारियाँ गूंजने लगी। मैं और मीरा के साथ में खेलती, सब ऐसे ही चलता रहा। हम बड़े होने लगे। समय के साथ मेरी शरारतें बढ़ती रहती थी। मीरा शुरू से ही शांत स्वभाव की थी। मैं आशा मौसी के हाथ से ही खाना खाती, जिससे मीरा को खुद ही खाना पड़ता। रात में जब मौसी हम दोनों के बीच सोती तो उन्हें बस अपनी तरफ का हूँ मुँह करने को कहती। मीरा को समय देने का मैं मौसी को समय ही नहीं देती थी। मैं एक बेटी की तरह उन पर माँ का पूरा हक देखती थी। पर मीरा ये सब देख के भी कुछ नहीं कहती थी। जो कपड़े खिलौने उसके लिए आते वो ही मुझे भी पसंद आता और मैं जिद करके ले लेती और मीरा खुशी खुशी दे देती थी। जब भी मीरा माँ के साथ बैठी होती मैं उसे हटाकर खुद बैठ जाती। जो मुझे पसंद होता वो मैं कैसे भी ले लेती, मुझे खुद भी नहीं पता था। मेरे में स्वार्थ की भावना पैदा होती जा रही थी और दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। मैं मौसी पर इस प्रकार से हक देखती जैसे वो मीरा की नहीं, मेरी माँ है, जिसके कारण मीरा और को मौसी बहुत समय दे पाती थी। मीरा अक्सर ये सब देख उदास रहती थी, पर उसमें सहनशीलता और धैर्य बहुत था। वो कभी ना मौसी से शिकायत करती, ना ही मुझसे नाराज होती। हम दोनों का पिताजी ने लखनऊ के बड़े स्कूल में भर्ती करा दिया। हम दोनों ही बहुत खुश थे। स्कूल जाने के लिए स्कूल की बस से हम दोनों स्कूल जाते। वहाँ बहुत से ऐसे बच्चे होते जो बेवजह ही परेशान करते। मुझसे ये सब सहन नहीं होता, उन सब ने से लड़ जाती थी। मीरा मुझे बार बार नज़रअंदाज करने को बोलती। इन सब में मेरे लड़ने का गुस्सा वो मीरा पर उतार देते, वो उसे मार देते। इसी कारण स्कूल के पहले ही दिन मेरे लड़ने की शिकायत घर पहुंच गई, जिससे पिताजी बहुत नाराज़ हुए। मौसी ने उन्होंने बोला, मीरा की तरह इसे भी थोड़ा शांत रहना और समझदारी सिखाओ। मौसी ने मुझे समझाया, पर उन्हें भी मेरे गुस्से और जिद के बारे में पता था, जिससे कारण उन्होंने मीरा को समझाया कि वो शिखा को इन सब चीज़ों से दूर रखे। वो बोली, मीरा तू समझदार है बेटी, तो ही ध्यान रखना। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया। बोला, आगे से शिखा की शिकायत नहीं आएगी माँ। हम दोनों स्कूल जाते। स्कूल का काम मीरा कर देती, बदले में मुझे किसी से लड़ाई ना करूं इसका वादा लेती। मेरी ज़िंदगी में हमेशा वो मेरी बहुत मदद करती, पर मैं उसका इस स्वभाव का बहुत लाभ उठाती थी। पर ये सब जल्दी ही रिजल्ट में दिख गया। मेरे नंबर बहुत कम थे, वही मीरा प्रथम आती थी। पिताजी और मौसी सब उसे बहुत आशीर्वाद दे रहे थे, प्यार दे रहे थे। पिताजी ने उसे खुश होके बहुत प्यारी गुड़िया दी। मुझसे ये देखा ना गया। मैंने रो रो कर पूरा घर सर पे उठा लिया और वो गुड़िया लेने की जिद की। पिताजी ने बहुत डांटा और बोला, तुम्हारे पास इतने खिलौने हैं, फिर भी ये सब कर रही हो। मैं और ज़्यादा रोने लगी, जिससे मौसी ने मीरा से वो गुड़िया मांगी, पर मीरा ने मना कर दिया। मौसी ने बहुत समझाया प्यार से, पर वो मना करती रही, जिसके कारण मौसी को गुस्सा आया और थप्पड़ मार दिया। मीरा ने वो गुड़िया दे दी और रोते हुए वहाँ से गार्डन में चली गई। मैं वो गुड़िया लेके शांत हो गई, पर मौसी को आज बहुत पछतावा हो रहा था। अपनी बेटी पर हाथ उठाकर वो मीरा को खोजती हुई गार्डन में गई। मीरा सिसक सिसक के रो रही थी। मौसी ने उसे प्यार से सर पे हाथ फिराया और बोली, बेटा शिखा की माँ नहीं है, इसलिए उसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। तू तो मेरी प्यारी सी बिटिया है, अपनी माँ को माफ़ नहीं करेगी क्या? मीरा माँ के गले लग गई। इसी तरह ना जाने कितनी बार उसे मेरे जिद के आगे झुकना पड़ता और वो खुशी खुशी झुक जाती थी। मीरा को जैसे इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी। मैं उसके हक का कई बार छीन लेती, पर वो कभी नाराज़ नहीं होती। मेरे कारण ना जाने उसे कितना दुख सहना पड़ता था। स्कूल में उसके जितने भी नए दोस्त बनते, उन्हें बहुत से उपहार देके मैं उसे दूर कर देती थी। मैं बस यही चाहती थी कि वो बस मेरी ही दोस्त रहे, किसी और की मैं उसे बनने नहीं देती थी।
अपने स्वार्थ के कारण मैंने ना जाने कितने दुख दिए, जिसके कारण आज सब कुछ होकर भी मैं कितनी अकेली और असहाय महसूस कर रही हूँ। ये सुन हीर माँ के आंसू साफ करते हुए गले लगा कर बोली, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं हूँ तो आपके साथ, अब सब अच्छा होगा। तो माँ अब कहाँ मीरा मौसी, आपने उनसे मिलाया भी नहीं कभी। बात क्यों नहीं होती? शिखा बोली, बताती हूँ, पर मैं वो सब याद करके आज भी दुख और पश्चाताप से भर जाती हूँ। मौसी को मैं मीरा को समय ही नहीं देने देती थी। वो जब भी मीरा के साथ होती मैं उनके पास चली जाती, उनके हाथ से ही खाना खाती, उनकी लोरी से ही सोती। इन सब में मेरा अपनी माँ के प्यार को तरसना स्वीकार था। वो अपना ज़्यादा समय अपने पिता मनोज काका के पास बिताती थी। वो भी जितना हो सके मीरा को खुश रखने के सारे प्रयास करते। वो अकेले मीरा को समझाया करते, बेटा कभी भी अपनी या अपनी खुशियों की तुलना किसी और से मत करना। इंसान की खुशी उसके सोच से होती है, ना कि किसी बहुमूल्य वस्तु में। इंसान को अपनी छोटी छोटी चीज़ों में भी बड़ी खुशी देखनी चाहिए। हम मिलने वाले दुख के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। कभी अपने दुख और कामयाबी का जिम्मेदार किसी और को नहीं देना चाहिए। इन सब में मेरे पास बस आशा मौसी ही थी। मेरे पास मेरे पिता भी माँ भी। पिता को अपने काम से समय ही नहीं मिलता था। आज भी याद है हमें, एक बार पिताजी जयपुर गए थे अपने काम से, साथ में मनोज काका को भी ले गए थे। वहाँ से पिताजी ने मेरे लिए बहुत महंगे महंगे खिलौने और उपहार खरीदे, और मनोज काका ने भी मीरा के लिए मिट्टी के चूल्हा और दुल्हन का जोड़ा लिया। जब घर आके उन्होंने मुझे वो सब उपहार दिए और बोला, इनमें से कुछ मीरा को भी दे देना। पर मुझे वो सब पसंद थे, इसलिए मीरा को कुछ मैंने नहीं दिया। पर जब मीरा को मनोज काका ने मिट्टी के चूल्हा, दूल्हा और दुल्हन का जोड़ा दिया तो मुझे उसे भी लेने की चाह हुई। पर मुझे पता था इस बार अगर मैंने जिद की तो पिताजी बहुत नाराज़ होंगे। मैं अपने खिलौने में लग गई, पर मेरा ध्यान मीरा के खिलौने पर ही था। फिर मीरा के पास गई और बोली, चलो दोनों साथ खेलते हैं। मीरा मान गई। हम साथ खेल रहे थे, अचानक मैंने उसका वो मिट्टी के गुड्डे गुड़ियों हाथ से छोड़ दिया, जिससे वो नीचे गिरकर टूट गए। मीरा ये देख चौंक गई और बोली, ये तुमने क्या किया? वो मेरे पिताजी बहुत प्यार से लाए थे। मैंने बोला, जानबूझकर नहीं किया। वो बहुत उदास हो गई और रोने लगी। मौसी आई तो चुप। मैं बोला, मेरे से गलती से हो गया। वो मीरा को चुप कराने लगी। इसी तरह से हमारा बचपन बीता और हम दोनों साथ ही एक ही घर में एक ही माँ के प्यार से बड़े हुए। सब कुछ हम दोनों के साथ होने पर भी मैं मीरा से अलग ही थी। ना तो मेरा गुस्सा कम हुआ था, ना ही मेरी जिद। मीरा अपने अच्छे नंबर के कारण लखनऊ के सबसे बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप से प्रवेश मिल गया, पर मेरे नंबर अच्छे ना होने के कारण एक बड़ी धनराशि फीस के नाम पर दी गई, जिससे मुझे प्रवेश मिल पाया। अब हम दोनों कॉलेज जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। पिताजी जैसे जैसे और ज़्यादा सफलता प्राप्त करने लगे, वैसे वैसे उनके दुश्मन भी बनने लगे थे। इसी चिंता से पिताजी ने मेरी सुरक्षा के लिए 2 बॉडीगार्ड लगा दिए, जो हमेशा हमारे साथ ही लगा रहता था। कॉलेज में मेरे बहुत दोस्त बने। मेरा साथ बस साथ आने और जाने का था। कॉलेज में मैं उसके साथ नहीं रहती, क्योंकि वो अपना ज़्यादा समय क्लास और पुस्तकालय में बिताती थी। उस कॉलेज में सभी बड़े घरों के लोग ही आते थे। ऐसे में जिन्हें स्कॉलरशिप से प्रवेश मिलता था, उन विद्यार्थियों को कॉलेज के अमीर घरों के लड़कों और लड़कियां परेशान किया करते थे। इसलिए मीरा इन लोगों से बचने के लिए बस क्लास और पुस्तकालय में ही रहती थी। मैं अपने ही जैसे दोस्तों के साथ रहती थी। हम लोग बस कॉलेज की कैंटीन और मस्ती ही किया करते। पढ़ाई के नाम पर बस वेग और कुछ किताबें होती थी। मैं एक अमीर और बड़े घर की लड़की थी और मेरे बॉडीगार्ड थे, इसलिए मेरी रैंकिंग लेने की किसी में हिम्मत नहीं थी, बल्कि मुझे मेरे सीनियर ने दोस्ती करके अपने ग्रुप में ही शामिल कर लिया। मुझे भी बहुत मज़ा आता था उनके साथ बाकी लोगों की रैंकिंग लेने में। एक बार मीरा किताबों को लिए क्लास की ओर जा रही थी। मेरे ग्रुप ने उसे रोक लिया। मैं ये सब दूर से देख रही थी। मैं उन्हें मना करने ही जा रही थी कि पता नहीं क्यों मेरे कदम से रुक गए। मैं वहीं रुक के सब कुछ देखने लगी। उन्होंने मीरा के हाथ से किताबें ली
और उसे अपने साथ ही लड़के से बोलकर दूर एक पत्थर से बने कुर्सी पर रखवा दिया और बोला, जाओ उसे लेकर आओ। मीरा के चेहरे पर घबराहट साफ ही दिखाई दे रही थी। मीरा किताब लेने के लिए जाने लगी तो उन्होंने फिर से उसे रोक लिया और एक रुमाल उसकी आंखों पर बांध दिया और बोला, अब जाओ लेकर आओ। मीरा बहुत घबराई थी पर भी नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो एक नौकरानी की लड़की मेरी दोस्त है। मीरा लड़खड़ाते हुए उस ओर जाने लगी। वो बार बार ठोकर लगने से लड़खड़ाते हुए चल रही थी। ये सब देख वो लोग बहुत मजाक बना रहे थे। मीरा धीरे धीरे उस ओर पहुंच रही थी। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया जिससे वो गिरने ही वाली थी कि उसे एक मजबूत हाथों में थाम लिया। वो लड़का देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक था। मीरा अपने आंखों से वो पट्टी हटाने ही वाली थी कि पीछे से उन लड़कों ने आवाज़ लगाई। बिना किताब उठाए पट्टी नहीं खोल सकती वो रुक गई। उसने उस लड़के के हाथ को छुआ था। उसके हाथ की कलाई में चैन का ब्रेसलेट था। वो जानना चाहती थी उसकी मदद किसने की। अब उसके और रखी किताब के बीच 3 कदमों का फासला था जिससे उसने पूरा किया और आंखों से वो बंधा हुआ रुमाल हटाया पर उसे वहाँ पास में कोई भी नज़र नहीं आया। वो इधर उधर देखने लगी, बस उन सीनियर के अलावा कोई आसपास नहीं था। मीरा वहाँ से अपनी किताब लेके चली गई। उसके जाने के बाद वहाँ पहुँची और मदद करने वाले लड़के के बारे में पूछा। उन्होंने बताया वो एक मिडिल क्लास का लड़का है, रोहन। अपनी दादी के साथ रहता है, बहुत सीरियस रहता है। इसकी बॉडी देख कर कोई इसे पंगा नहीं लेता। उसका प्रवेश भी स्कॉलरशिप से हुआ है। मीरा ने वहाँ खड़े बाकी की लड़कियों से उस लड़के के बारे में पूछा। किसी से कुछ पता नहीं चला। मुझे मीरा के स्वभाव कब बारे में पता था। वो बस उसका धन्यवाद करने के लिए ही उसे खोज रही थी। हम घर पहुँचे तो मौसी ने हम दोनों से दिन के बारे में पूछा। तब मैंने बोला ठीक रहा। मीरा को परेशान देख मीरा से भी उन्होंने बोला, क्या हुआ मीरा, आज कुछ हुआ क्या कॉलेज में? तब मीरा ने सारी बात बता दी। मौसी ने मेरे से पूछा, तुम कहाँ थी? तो मैं हकलाते हुए बोली, वो मैं तो क्लास में ही थी। माँ ने बोला, कोई बात नहीं, कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। वो तो उसी कॉलेज। जब भी वो लड़का मिले उसे ज़रूर धन्यवाद देना। चलो अब खाना खा लो। दोनों लोग। मीरा अभी भी सोच ही रही थी कि वो लड़का कौन है। वो खोई खोई सी रहती। एक रोज़ हम दोनों कॉलेज जा रहे थे तो रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। मैंने अपने बॉडीगार्ड से पता करने को बोला तो वो बोला 3-4 लोगों में लड़ाई हो रही है। हम दोनों ने पास जाके देखा। मैं देख के चौंक गई। वो रोहन था, वही जिसे मीरा की मदद की थी। मीरा ने उसे देखा नहीं था तो उसने पहचाना ही नहीं। वो बोली, चलो यहाँ से चलते हैं, ये कोई गुंडा लगता है। मैंने मीरा को कुछ नहीं बताया। हम कॉलेज पहुंचकर जब क्लास शुरू हुई तो बीच क्लास में रोहन आया। उसके शरीर पर हल्की चोट के निशान थे। मीरा बोली, ये हमारे क्लास में है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सर ने उसे बोला, ये क्या समय है आने का? उसने बहुत बेरुखी आवाज़ में सॉरी बोल दिया और अंदर आके बैठ गया। फिर सर ने कुछ नहीं कहा। हमने अपनी क्लास ली और फिर मीरा पुस्तकालय में चली गई। उसने काफ़ी सारी किताबें लीं और क्लास की ओर चल दी। ठीक से ना दिखने के कारण वो किसी लड़के से टकरा गई। सारी किताबें नीचे गिर गई। वो सॉरी बोलते हुए किताबें समेटने लगी। उस लड़के ने भी मदद में किताबें उठा के उसकी ओर पढ़ाई। उसने जब नज़र उठा कर देखा तो चौंक गई। उसकी नज़र में वो गुंडा ही था। वो डर से बिना कुछ बोले उसके हाथ में जितनी किताबें थी सब ले और तेज़ी से चली गई। रोहन ने आवाज़ लगाई, ओ हेलो सुनो, पर वो बिना पीछे देखे तेज़ी से क्लास में चली गई। वहाँ जाके उसने पीछे मुड़ कर देखा, कहीं वो आ तो नहीं रहा। फिर एक ठंडी सी सांस ली और किताबों को देखने लगी। उनमें से एक किताब ऐसी थी जो उसने नहीं ली थी। उसने उसे खोला तो उसमें कोई बिलख रहा था, रोहन के नाम का। वो समझ गई ये किताब उसी लड़के की है। वो जैसे ही वापस करने के लिए मुड़ी तो रोहन उसके सामने खड़ा था। वो फिर चौंक गई। वो बोला, उस दिन तुम्हारे आंखों पर पट्टी थी, आज क्या कान बंद कर दिए थे? मैं इतनी देर से आवाज़ लगा रहा था, मेरी किताब लिए तूफान की तरफ चली आई।
मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बिना कुछ बोले किताब सामने रख दी। वो किताब लेके चला गया, पर मीरा सोच में पड़ गई उसकी बातों में। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।